लगाई थी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ कृतिका और अगले आधा घंटे में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबर, जो बड़ी खबरें हैं उनकी। और अगले आधे घंटे में शुरू करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं हेडलाइंस की। इजराइल ने संघर्ष विराम पर हमास की स्थिति का आंकलन करने के लिए काहिरा भेजा प्रतिनिधिमंडल। रफा क्रॉसिंग के फिलिस्तीनी हिस्से पर इजरायली बलों का कब्जा। व्लादिमीर पुतिन ने 6 साल के कार्यकाल के लिए फिर से ली रूस के राष्ट्रपति पद की शपथ। 5वीं बार शपथ लेने के बाद कहा, पश्चिमी देशों के साथ समान शर्तों पर हो बातचीत। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की हत्या की साजिश नाकाम। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा ने पुतिन समर्थक 2 यूक्रेनी अफसरों को किया गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने ईरान से परमाणु कार्यक्रम पर सहयोग बढ़ाने में मदद के लिए ठोस उपाय अपनाने का किया आह्वान। राफेल ग्रॉसी ने ईरान के अधिकारियों से की चर्चा। हशमनी मामले में सुनवाई के 13वें दिन स्टॉर्मी डैनियल्स गवाह के तौर पर होंगी पेश। डोनाल्ड ट्रंप पर स्टॉर्मी डैनियल को गुप्त रूप से धन देने के मामले में चल रहा आपराधिक मुकदमा। दक्षिण अफ्रीका में निर्माणाधीन इमारत के गिरने में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 6। मलबे में दबे लोगों को बचाने के प्रयास किए गए तेज। और चलिए खबर दुनिया की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एशिया का आईना। तो एशिया को लेकर के अगर हम बात करें तो इजराइल और हमास के बीच 7 महीनों से संघर्ष जारी है और इस युद्ध को रोकने की तमाम कोशिशें भी की जा रही हैं। ऐसे में कतर और मिस्र की मध्यस्थता में हमास ने संघर्ष विराम पर सहमति तो जता दी, पर उसके बावजूद फिलहाल ये युद्ध जारी रहेगा। दरअसल इजराइल ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और इसी बीच इजराइल ने संघर्ष विराम पर हमास की स्थिति का आंकलन के लिए अपना एक प्रतिनिधि मंडल को काहिरा भी भेज दिया है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। कतर और मिस्र की मध्यस्थता में हमास ने संघर्ष विराम पर सहमति तो जता दी, लेकिन इजराइल ने प्रस्ताव को ठुकराते हुए गजा में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इजरायली सैनिक टैंक लेकर दक्षिणी गाजा के रफा में घुसते हुए मिस्र से सटी गाजा की सीमा पर कब्जा कर लिया है। इजराइल ने अपनी कार्रवाई के दौरान 20 हमास लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया। आईडीएफ के मुताबिक उनके सैनिकों को इलाके में हमास की कई सुरंगें भी मिली। मंगलवार को सुबह राफा पर कई हवाई हमले हुए, जिसके कारण कई जगहों पर बुनियादी ढांचों का नुकसान हुआ। इजरायली सैनिक प्रवक्ता ने बंधकों की रिहाई तक रफा में हमले जारी रखने की बात कही है। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ के मुताबिक वो हमास के खिलाफ रफा में टारगेटेड हमले कर रहा है। उन्होंने कहा कि भले ही हमास की तरफ से संघर्ष विराम पर सहमति जताई गई हो, लेकिन इजराइल की तरफ से गजा में कोई संघर्ष विराम लागू नहीं किया गया है। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक हमास ने जो प्रस्ताव स्वीकार किया है वो मिस्र के प्रस्ताव का सॉफ्ट वर्जन है, जिसमें ऐसे लक्ष्य हैं जिन्हें हासिल करना लगभग असंभव है। इसलिए इजराइल को इसे स्वीकार करने में परेशानी होगी। इजराइल के अनुसार संघर्ष विराम समझौते को इस तरह पेश किया जा रहा है जैसे ये लगे कि वो इस समझौते के खिलाफ है। हमारे सैनिक रफाह में योजनाबद्ध तरीके से हमला करेंगे। हम हर उत्तर और प्रतिक्रिया की गंभीरता से जांच करते हैं। हमास ने जो प्रस्ताव स्वीकार किया था वह मिस्र के प्रस्ताव का नरम संस्करण था, जिसमें दूरगामी निष्कर्ष शामिल थे।
जिन्हें इजराइल स्वीकार नहीं कर सकता। हालांकि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि हमास ने समझौते का जो प्रस्ताव माना है वो इजराइल की बुनियादी मांगों से कोसों दूर है। इसके साथ ही इजराइल की वॉर कैबिनेट ने रफा में अपने अभियान को जारी रखने का फैसला किया है ताकि हमास पर बंधकों की रिहाई, हमास की सेना को खत्म करने के लिए दबाव बनाया जा सके। इजराइल की रणनीति है कि भविष्य में गजा उसके लिए खतरा न बने। हालांकि दोनों पक्षों के बीच संघर्ष विराम समझौते को लागू कराने के लिए अमेरिका अब भी प्रयासरत है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि कतर और मिस्र के साथ मिलकर एक समझौते पर सहमति बनवाने की कोशिश में अमेरिका जुटा हुआ है। उन्होंने कहा कि हमास के जवाब की समीक्षा करते हुए अपने सहयोगियों के साथ चर्चा कर रहा है। हम अब भी ये मानते हैं कि बंधकों की रिहाई से जुड़ी डील इजरायली लोगों के हित में है। ये फलस्तीनियों के लिए भी सबसे अच्छा सौदा है। हम सभी पक्षों से इस मामले में बात करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल रफाह में इजरायली कार्रवाई की संयुक्त राष्ट्र समेत कई देशों ने निंदा की है। यूरोपीय संघ के रफाह में जारी इजराइल के हमले में अधिक नागरिकों के मारे जाने की संभावना जताई गई है। उन्होंने अमेरिका सहित यूरोप के कई देशों द्वारा नेतन्याहू को रफाह में हमले नहीं करने की चेतावनी को अनदेखा करने पर नाराजगी भी जताई। मुझे डर है कि हमले की वजह से फिर से बहुत सारी मौतें होंगी, नागरिक हताहत होंगे। चाहे वे कुछ भी कहें, गाजा में कोई सुरक्षित क्षेत्र नहीं है। इस बीच रफाह में जारी इजराइल के हमले पर अमेरिका की यात्रा पर पहुंचे जॉर्डन के किंग ने नाराजगी जताई है। राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ निजी मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि इजराइल का रफाह अभियान फिलिस्तीनी नागरिकों को नए नरसंहार की ओर ले जाएगा। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इजरायली कार्रवाई को तत्काल रोकने का आह्वान किया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रांसी ने ईरान से परमाणु कार्यक्रम पर सहयोग बढ़ाने में मदद के लिए ठोस उपाय अपनाने का आह्वान किया है। ईरानी शहर इस्फहान में एक संवाददाता सम्मेलन में ग्रांसी ने कहा कि उन्होंने ईरानी अधिकारियों के साथ बातचीत में प्रस्ताव दिया है कि वो बहुत ठोस, बहुत व्यवहारिक और ठोस उपायों पर ध्यान केंद्रित करें, जिन्हें सहयोग में तेजी लाने के लिए लागू किया जा सकता है। वहीं ग्रांसी ने ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी सहित वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों के साथ भी चर्चा की, जबकि दोनों लोगों ने कहा कि इस यात्रा के दौरान तत्काल कोई नया समझौता नहीं होगा। साथ ही उन्होंने IAEA और ईरान के बीच सहयोग के लिए मार्च 2023 में जारी किए गए संयुक्त बयान को भविष्य में सहयोग का रोड मैप भी बताया। पीले सागर पर असुरक्षित हवाई टकराव को लेकर चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। ऑस्ट्रेलिया ने चीनी लड़ाकू विमान द्वारा की गई कार्रवाई पर विरोध जताते हुए चीनी सेना की कार्रवाई को अस्वीकार्य करार दिया है। दरअसल पिछले हफ्ते चीन ने लड़ाकू विमान ने पीले सागर में ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के हेलीकॉप्टर पर फ्लेयर ब्लास्ट छोड़े थे। आइए आपको दिखाते हैं इसी पर आधारित ये रिपोर्ट। पीला सागर में चीनी सैनिकों की हरकत की वजह से एक बार फिर से चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है। दरअसल 3 दिन पहले दक्षिण चीन सागर के करीब पीला सागर में एक चीनी लड़ाकू विमान ने ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के हेलीकॉप्टर पर फ्लेयर ब्लास्ट छोड़े थे, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनातनी की स्थिति बन गई है। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई, लेकिन घटना पर कड़ा रुख अपनाते हुए ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि चीनी सेना के इस कदम ने उनके रक्षा कर्मियों की जान को जोखिम में डाला, जो पूरी तरह से अस्वीकार्य है। ये घटना उस वक्त हुई जब ऑस्ट्रेलियाई सीहॉक हेलीकॉप्टर उत्तर कोरिया के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध के समर्थन में अपना अभियान संचालित कर रहा था। हमने चीन के सामने इस मुद्दे को उठाया है। चीन का रवैया गैर पेशेवर और अस्वीकार्य है। ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बल अपना काम कर रहा था, जिसके दौरान उनकी जान को जोखिम में डाला जाना सही नहीं था। जून में होने वाले चीन के प्रीमियर के दौरे के दौरान हम इस मामले को मुखरता से उठाएंगे। वहीं चीन ने इस मामले पर अपनी सफाई पेश करते हुए उल्टा ऑस्ट्रेलिया पर ही आरोप मढ़ दिया।
चीन के मुताबिक उनकी सेना ने इस घटना में ऑस्ट्रेलिया को चेतावनी देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए थे। चीन का मानना है कि उनके द्वारा उठाए गए सभी कदम कानून के मुताबिक और सुरक्षा के दृष्टिकोण से उचित था। चीन का आरोप है कि ऑस्ट्रेलियाई हेलीकॉप्टर उसके हवाई क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहा था। ऑस्ट्रेलिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आड़ में जानबूझकर चीन के हवाई क्षेत्र में पहुंच की कोशिश कर रहा था, जिससे चीन की हवाई और समुद्री सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी। हमने ऑस्ट्रेलिया को चेतावनी दी थी। हम ऑस्ट्रेलिया से आग्रह करते हैं कि वह मनगढ़ंत दावे करना बंद करे। बहरहाल चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच तनाव की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी जून 2022 में एक चीनी लड़ाकू जेट ने ऑस्ट्रेलियाई P-8A पर आग छोड़ी थी, जिससे हेलीकॉप्टर के इंजन खराब हो गए थे। और चलिए खबर दुनिया की में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यूरोप इन दिनों की। तो यूक्रेन ने राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की समेत अन्य वरिष्ठ यूक्रेनी अधिकारियों की हत्या की रूसी साजिश को नाकाम करने का दावा किया है। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा ने इस सिलसिले में 2 यूक्रेनी सुरक्षा अधिकारियों को हिरासत में ले लिया है। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा SBU ने कहा कि वो रूसी राज्य सुरक्षा सेवा से संबंधित एजेंटों के नेटवर्क का हिस्सा थे। वो जेलेंस्की का अपहरण और हत्या करने के लिए उनके राष्ट्रपति के अधीन काम करने वाले बॉडीगार्ड की तलाश में जुटे थे। साथ ही उनके निशाने पर सैन्य खुफिया प्रमुख किरिलो और SBU प्रमुख वासिल माल्युक भी शामिल थे। SBU के अनुसार ये लोग वरिष्ठ अधिकारियों के स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक भेदिए का उपयोग करने की योजना बना रहे थे, ताकि वो उन पर रॉकेट और ड्रोन से हमला कर सकें। खबर दुनिया की में अब बात रूस की करते हैं, जहां पर व्लादिमीर पुतिन ने 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति के रूप में शपथ आज ली है। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस सहयोगी देशों के अलावा उन देशों के साथ भी अपने संबंध विकसित करने को तैयार है जिनके साथ अब तक रिश्ते सामान्य नहीं रहे हैं। शपथ के बाद उन्होंने कहा कि वो पश्चिमी देशों के साथ बातचीत के लिए भी तैयार हैं, हालांकि ये उन पर निर्भर करता है कि वो बातचीत करना चाहते हैं या नहीं। रूस के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में और क्या कुछ खास रहा है, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। रूस का ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस एक बार फिर व्लादिमीर पुतिन के शपथ ग्रहण कार्यक्रम का गवाह बना। ये 5वीं बार है जब पुतिन ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस से सेंट एंड्रयू थ्रोन हॉल की ओर गए और उन्होंने राष्ट्रपति के तौर पर 5वीं बार शपथ ली। राष्ट्रपति के तौर पर 6 साल के कार्यकाल के लिए पुतिन ने जब शपथ ली तो उस वक्त संसद और संवैधानिक न्यायालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу। पुतिन ने शपथ लेने के बाद पहले ही संबोधन में साफ शब्दों में ये कह दिया कि ये पश्चिमी देशों पर निर्भर है कि वो रूस से बातचीत करना चाहते हैं या फिर रूस के विकास में बाधा डालने की कोशिश करते हुए हमारे गुस्से का शिकार होना चाहते हैं। हम उन सभी देशों के साथ अच्छे संबंध मजबूत करने के लिए तत्पर हैं और आगे भी रहेंगे जो रूस को एक विश्वसनीय और ईमानदार भागीदार के रूप में देखते हैं। हम पश्चिमी देशों के साथ बातचीत से इनकार नहीं करते। यह उन पर निर्भर करता है कि क्या वे रूस के विकास को रोकने की कोशिश करना जारी रखना चाहते हैं और आक्रामकता की नीति जारी रखना चाहते हैं, जैसा कि वे कई सालों से करते चले आ रहे हैं, या सहयोग और शांति का रास्ता तलाशना चाहते हैं। क्रेमलिन के सोने से सुसज्जित सेंट एंड्रयूज हॉल में 71 वर्षीय पुतिन ने कहा कि 5वीं बार रूस का नेतृत्व करने का मौका मिलना उनके लिए पवित्र कर्तव्य के समान है। पुतिन ने कहा कि यदि पश्चिमी देश बातचीत करना चाहते हैं तो उसमें सुरक्षा और रणनीतिक स्थिरता जैसे मुद्दे शामिल होने चाहिए। साथ ही उन्होंने जोर दिया कि जो भी बातचीत हो वो समान शर्तों पर होनी चाहिए
और उसमें अहंकार और खुद को श्रेष्ठ मानने जैसा भाव नहीं होना चाहिए। Вопросам безопасности, стратегической सुरक्षा और रणनीतिक स्थिरता के मुद्दों सहित बातचीत संभव है, लेकिन ताकत की स्थिति से नहीं। बिना किसी अहंकार, दंभ, अपनी विशिष्टता की भावना के, लेकिन केवल समान रूप से एक दूसरे के हितों का सम्मान करते हुए। यूरेशियन एकीकरण में अपने साझेदारों के साथ, विकास के अन्य संप्रभु केंद्रों के साथ, हम एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था, एक समान और अविभाज्य सुरक्षा प्रणाली बनाने पर काम करना जारी रखेंगे। तेजी से बदल रही एक जटिल दुनिया में हमें आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धी होना चाहिए। мы должны быть самодостаточными. पुतिन ने रूसी लोगों के प्रति उन पर भरोसा जताने के लिए आभार जताया। पुतिन ने अपनी शक्ति के भीतर वो सब कुछ करने की कसम खाई जो वो देश के लिए कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने लोगों से एकजुटता का आह्वान किया। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद क्रेमलिन के कैथेड्रल स्क्वायर पर सेना ने पुतिन को सलामी दी। इसके बाद रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च के संरक्षक किरिल द्वारा आयोजित एक मास में उन्होंने भाग लिया। और वहीं एक दिन पहले पुतिन के अपनी सेना को परमाणु अभ्यास शुरू करने के निर्देश के बाद बेलारूस ने भी सामरिक परमाणु हथियारों की तैयारी शुरू कर दी है। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने परमाणु हथियार से संबंधित विभाग को अपनी तैयारी का औचक निरीक्षण का आदेश दिया। बेलारूस के रक्षा मंत्री के मुताबिक निरीक्षण के दौरान सामरिक परमाणु हथियारों के साथ हमलों की योजना, तैयारी और सैन्य गतिविधियों की पूरी श्रृंखला की जांच की जाएगी। लुकाशेंको ने पिछले महीने एक बयान में कहा था कि पश्चिम को रोकने के उपाय के रूप में उनके और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा पिछले साल एक समझौते के तहत बेलारूस में कई दर्जन रूसी सामरिक परमाणु हथियार तैनात किए गए। दरअसल रूस ने सोमवार को कहा कि वो सैन्य अभ्यास के हिस्से के रूप में सामरिक परमाणु हथियारों की तैनाती का अभ्यास करेगा, क्योंकि मॉस्को ने फ्रांस, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका से खतरा बताया था। और खबर दुनिया की में अब रुख करते हैं अमेरिकाना का। दरअसल हश मनी मामले में डोनाल्ड ट्रंप का सामना स्टॉर्मी डैनियल्स से होने जा रहा है। पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को डोनाल्ड ट्रंप के आपराधिक मुकदमे में गवाह के तौर पर आज बुलाया गया है। ट्रंप के पूर्व वकील माइकल कोहेन ने स्टॉर्मी डैनियल को $1,30,000 का भुगतान किया था। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टॉर्मी डैनियल ट्रंप के साथ अवैध संबंधों को लेकर चुप्पी साधे रखें। इस मामले में ट्रंप ने डैनियल के साथ संबंधों से इनकार कर दिया है। अभियोजकों ने यह नहीं बताया कि मुकदमे के 13वें दिन मंगलवार को वो गवाही देने के लिए किसे बुलाएंगे। ट्रंप ने मंगलवार तड़के सोशल मीडिया पर कहा कि उन्हें बताया गया था कि गवाह कौन होगा, लेकिन उन्होंने तुरंत ये पोस्ट भी हटा ली। और आगे बढ़ते हुए खबर दुनिया की में अब बात ब्राजील की करेंगे, जहां पर पिछले एक सप्ताह से बाढ़ का कहर जारी है। राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने संसद में दक्षिणी राज्य रियो ग्रांडे डो सुल में आई इस बाढ़ को सार्वजनिक आपदा घोषित करने को कहा है। इधर सोमवार को मौसम में सुधार होने के बाद मौसम विभाग ने एक बार फिर से 10 से 15 मई के बीच तेज बारिश होने की भी आशंका जता दी है, जिससे राहत और बचाव कार्य के फिर से प्रभावित होने की भी आशंका है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। ब्राजील के दक्षिणी राज्य रियो ग्रांड डो सुल में बाढ़ का कहर जारी है। इस भयावह बाढ़ के कारण पिछले 8 दिनों में कम से कम 85 लोगों की मौत हुई है और 130 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। बाढ़ के कारण ब्राजील के दक्षिणी राज्य के 550 शहरों में 2/3 शहर बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इस बाढ़ के कारण कम से कम 1.5 लाख लोगों को बेघर होना पड़ा है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा ने संसद में रियो ग्रांड डो सुल में आई बाढ़ को सार्वजनिक आपदा घोषित करने को कहा है। सार्वजनिक आपदा घोषित होने के बाद सरकार राहत और बचाव कार्य में अतिरिक्त खर्च कर सकेगी। कई दशकों में ये पहली बार है कि ब्राजील इतनी बड़ी बाढ़ की विभीषिका को झेल रहा है। मैं 72 साल का हूँ, यह मैं पहली बार देख रहा हूँ। मैंने और भी कई बाढ़ें देखी हैं,
लेकिन ऐसा पहले नहीं हुआ था, यह पहली बार है। बाढ़ के कारण रियो ग्रांड डो सुल राज्य की राजधानी पोर्टो एलेग्रे बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बाढ़ के कारण फुटबॉल स्टेडियम पूरी तरह से कीचड़ के तालाब में तब्दील हो चुका है। साथ ही स्टेडियम के चारों तरफ सड़कों पर भी कीचड़ और पानी भरा हुआ देखा जा सकता है। लोग यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव की मदद ले रहे हैं। इस बीच ब्राजील के स्टार फुटबॉल खिलाड़ी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए धन जुटाने के अभियान में जुट गए हैं। विनीसियस जूनियर, नेमार और रोनाल्डिन्हो आगे आए हैं। रियो ग्रांड डो सुल राज्य में ही 111 लोग लापता बताए जा रहे हैं। राजधानी पोर्टो एलेग्रे में गुइबा नदी के किनारे कई लोग अपने प्रियजनों का इंतजार कर रहे हैं, जो कि बाढ़ के कारण लापता हो गए हैं। बेघर हो चुके लोग क्रूजेiro डो सुल में एक जिम में शरण लेने को मजबूर हैं। कई लोग अब भी बाढ़ में फंसे हैं और मदद का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग भाग्यशाली रहे जिन्हें सेना ने हेलीकॉप्टर की मदद से बाहर निकाल लिया है। एक हेलीकॉप्टर वहां से गुजरा, मैंने उन्हें हाथ हिलाया और वे चले गए। उन्होंने मुझे नहीं देखा या मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। फिर जब वे वापस आए तो मैंने फिर हाथ हिलाया और वे मुड़ गए। फिर वे जेका के गेट पर उतरे और मैं अपने पड़ोसी के साथ सुरक्षित निकाले गए। मेरी बेटी रोना बंद नहीं कर रही है। वहाँ फायर फाइटर हैं, लेकिन वे कहते हैं कि वे कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा और यहाँ फायर फाइटर से पूछा कि क्या वे मेरे पति को बचा सकते हैं। ब्राजील में कल मौसम में सुधार हुआ, लेकिन मौसम विभाग ने कहा कि फिर से बारिश होने के आसार हैं और 10 मई से लेकर 15 मई के बीच तेज बारिश होगी। इसी बीच मौसम विभाग ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि राजधानी पोर्टो एलेग्रे के कई हिस्से महीनों तक रहने लायक नहीं रहेंगे। बाढ़ के कारण व्यापार भी प्रभावित हुआ है। रियो ग्रांड डो सुल के गवर्नर एडुआर्डो लीते ने कहा कि बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि बचाव कर्मी अभी कई इलाकों तक पहुंच नहीं पाए हैं। और खबर दुनिया की में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अफ्रीका की, अफ्रीका नामा में। दक्षिण अफ्रीका के जॉर्ज शहर में निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत की ढह जाने की घटना में मरने वालों की संख्या फिलहाल बढ़कर अब 6 हो चुकी है। हादसे के बाद से 48 श्रमिक अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं। अब तक 27 श्रमिकों को मलबे से बाहर निकाल लिया गया है। जॉर्ज शहर की नगर पालिका ने कहा कि जब इमारत ढही तो निर्माण स्थल पर 75 कर्मचारी मौजूद थे। बचाव कर्मियों की 3 टीमें ढही हुई इमारत के आसपास अलग अलग स्थानों पर काम कर रही हैं, जहां श्रमिकों के फंसे होने की संभावना है। घटना स्थल पर आपात एवं अन्य संबंधित विभागों के 100 से ज्यादा कर्मी भी लगातार तलाश एवं बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। राहत और बचाव के काम में खोजी कुत्तों की मदद भी ली जा रही है। मलबे में फंसे श्रमिकों में से 11 लोगों से बचाव दल संपर्क कायम करने में भी सफल हुआ है। मलबे में दबे हुए लोगों के परिजन अपने प्रियजनों के बारे में सूचना का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और खबर दुनिया की में अब बात विश्व संस्कृति से जुड़ी हुई। तो खबर दुनिया के इस अंक में अब बात करेंगे विश्व संस्कृति की। दरअसल बात है 1990 की। दक्षिणी जर्मनी की एक खदान में काम करने वाले श्रमिकों को आर्कियोप्टेरिक्स जीवाश्म मिला था, जिसकी बनावट एकदम पक्षी की तरह है, लेकिन ये एक डायनासोर है। फिलहाल इस जीवाश्म को शिकागो फील्ड संग्रहालय में रखा गया है। आइए देखते हैं आर्कियोप्टेरिक्स जीवाश्म पर यह खास रिपोर्ट। आपके आसपास उड़ने वाले पक्षी हो या फिर दूर बर्फीले इलाकों में रहने वाले पेंगुइन ही क्यों ना हो, यह सब जीते जागते डायनासोर का ही विकसित रूप है। इस बात को सही साबित करता दिख रहा है 1990 के दशक में दक्षिणी जर्मनी के सोलेनहोफेन क्षेत्र से मिला एक जीवाश्म, जिसका नाम है आर्कियोप्टेरिक्स। इतिहास की इस अहम कड़ी की खोज वहीं खदान में काम करने वाले श्रमिकों ने की थी। इस फॉसिल से पता लगता है कि यहाँ पाए गए पक्षी के पंख पंजेदार थे और इसकी पूंछ एक लंबी हड्डी की तरह।
अब तक मिलने वाला यह पहला ऐसा अवशेष है जो कि डायनासोर का तो है, लेकिन इसकी बनावट एक पक्षी की तरह है। हालांकि यहाँ मिले फॉसिल्स ने दूसरी बहस को भी जन्म दे दिया कि डायनासोर विलुप्त नहीं हुए, बल्कि वह पक्षियों के आकार में ढल गए। शिकागो में स्थित फील्ड संग्रहालय ने कुछ एजेंटों की मदद से ऐसे फॉसिल्स को अगस्त 2022 में खरीदा। इसके बाद से आर्कियोप्टेरिक्स जीवाश्म के असली स्वरूप को देखने के लिए फील्ड संग्रहालय में पर्यटकों की भीड़ लगने लगी। पक्षियों के इतिहास को लोगों को रूबरू कराने वाले विशेषज्ञ अब इसकी तह में जाकर अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं। आर्कियोप्टेरिक्स एक ऐसा जीवाश्म है जो कि बताता है कि हमारे आसपास जो भी पक्षी हम देख रहे हैं वह जीवित डायनासोर हैं। हमारे आसपास मौजूद सभी पक्षियों के विकास की यात्रा को समझने के लिए यह एक पहली कड़ी है। आर्कियोप्टेरिक्स अब तक का सबसे जरूरी जीवाश्म है। चार्ल्स डार्विन के इवोल्यूशन के सिद्धांत पर मुहर लगाने वाला यह पक्षियों का सबसे पहला जीवाश्म है। शिकागो का आर्कियोप्टेरिक्स जीवाश्म अपनी तरह का दुनिया में 13 जीवाश्मों में से एक है। संग्रहालय न केवल जीवाश्म को संजोए हुए है, बल्कि आधुनिक तकनीक के जरिए पक्षी को दर्शकों के सामने जीवंत करने का भी काम कर रहा है। यहाँ आने वाले पर्यटक प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि पक्षी उस वक्त दिखने में कैसा लगता होगा। मेरे लिए इसके साथ काम करना किसी सपने के साकार होने के बराबर था। यह एक ऐसी प्रजाति है जिसे हम बीते 163 सालों से जानते हैं। 12 के करीब अवशेष हमारे पास पहले से ही मौजूद हैं, जिनमें से आधे ही पूरे हैं। हम इस ढांचे के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन बहुत कुछ जानना अभी भी बाकी है। मानव इतिहास की यात्रा बेहद रोचक है और ऐसे अवशेष इस यात्रा के अहम बिंदुओं को एक साथ संजोने में मददगार साबित होते हैं। डायनासोर का क्या हुआ, इस सवाल का जवाब आज तक हमारे लिए पहेली बना हुआ है, लेकिन आर्कियोप्टेरिक्स जैसे जीवाश्म का मिलना इस सवाल के जवाब को ढूंढने में एक अहम कड़ी साबित होगा। और इसी के साथ फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस खास बुलेटिन खबर दुनिया की में मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। साथ ही ब्रेक के उस पार देखिए देश दिन भर की तमाम खबरें मेरे साथ। नमस्कार।